हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा के अंदर हमने वर्ण विचार में स्वरों के बारे में पढ़ा। आज की कक्षा के अंदर हम वर्ण विचार के अंदर ही व्यंजनों के बारे में पढ़ेंगे कि व्यंजन क्या है, किस प्रकार से व्यंजनों को बांटा गया है और कौन सा व्यंजन जो है वो किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, उसके बारे में हम विस्तारित रूप से आज की कक्षा के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं हम। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और अपने मित्रों में इसको शेयर करें ताकि प्रत्येक विद्यार्थी तक जो है वो इसका लाभ पहुँचे। और कमेंट करें अगर किसी प्रकार से आपको कोई कमी लगती है या आपके मन में संबंधित विषय से कोई प्रश्न हो तो हम उसका जवाब अगली वीडियो के अंदर आपको देने की कोशिश करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जाकर के बटन दबाएं, घंटी का बटन दबाएं ताकि आगामी वीडियो जो भी हम अपलोड करें उसकी सूचना जो है वो आप तक पहुंच सके। तो शुरुआत करते हैं हम व्यंजन की। सबसे पहले व्यंजन की परिभाषा को अगर हम देखें तो व्यंजन की परिभाषा क्या है, तो ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, या हम ये कह सकते हैं कि स्वरों की सहायता से जो उच्चारित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। और व्यंजन स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं और 33 होते हैं। पिछली कक्षा के अंदर हमने वर्ण विचार में हमने पढ़ा था कि भी स्वर जो है वो 11 हैं और व्यंजन जो है वो 33 हैं। तो ये 33 व्यंजन हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, वो व्यंजन कहलाते हैं। और व्यंजन जो है वो हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन माने गए हैं। और ये 33 व्यंजन जो है वो कौन कौन से हैं, तो कै से लेकर के मैं तक, यानी कि कै, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इ, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, है। ये 33 व्यंजन जो हैं वो हिंदी वर्णमाला के अंदर हैं। एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, 1 2 3 4 5, और इस वर्ग को कहा जाता है कै वर्ग, यानी इसके पहले वर्ण से इसको नाम दे दिया गया है। इसी प्रकार से दूसरा जो वर्ग है च वर्ग, इसमें भी 5 वर्ण है, छ, छ, ज, झ, इ, इसको नाम दे दिया गया है च वर्ग। ये ट वर्ग है, ये त वर्ग है, ये प वर्ग है। इस प्रकार से 5 वर्ग जो है 1 2 3 4 5, और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण हैं। इसलिए कै से लेकर के और मैं तक जो है वो 25 वर्ण हो जाते हैं। य, र, ल, व, श, यानी 26 27 28 29 30 31 32 और 33, यानी कुल कितने व्यंजन हो जाते हैं, 33 व्यंजन हो जाते हैं। अब बात करते हैं हम व्यंजनों में 25 व्यंजन जो है, यानी 33 व्यंजन जो है उनको 33 किस प्रकार से माना गया है, 33 किस प्रकार से ये व्यंजन हैं। तो 25 तो हो गए स्पर्शीय व्यंजन, 25 स्पर्शीय व्यंजन है, यानी कै से लेकर के मैं तक के जो व्यंजन है, यानी यहाँ इस कै से लेकर के और यहाँ मैं तक, ये 25 जो व्यंजन हैं ये तो क्या कहलाएंगे, स्पर्शीय व्यंजन कहलाएंगे। इनको हम कहेंगे किस नाम से, स्पर्शीय व्यंजन के नाम से पुकारेंगे। यानी क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इ, त, थ, ड, ढ, ण, त, थ, द, न, प, फ, भ, भ, म,
यहाँ तक ये जो है ये कैसे लेकर के और मैं तक के जो व्यंजन हैं वो तो क्या कहलाएंगे, स्पर्शीय व्यंजन कहलाएंगे। 25 व्यंजन है ये 25 व्यंजन जो है वो क्या कहलाएंगे, स्पर्शीय व्यंजन कहलाएंगे। और अंतस्थ व्यंजन जो है वो 4 हैं, और 4 कौन कौन से हैं, य र ल व, य र ल व, ये 4 जो हैं ये क्या हैं, अंतस्थ व्यंजन हैं। य र ल और व, ये 4 जो है वो अंतस्थ व्यंजन हैं। और उसके बाद में ऊष्मीय व्यंजन जो है, ऊष्म व्यंजन ये भी 4 हैं, बाकी जो 4 रह गए यानी श, स और श ये और है, ये 4 जो हैं ये क्या हो गए, ऊष्मीय व्यंजन हो गए। श स जो है और है ये ऊष्मीय व्यंजन हो गए। यानी 25 तो हो गए, 25 स्पर्शीय व्यंजन प्लस 4 अंतस्थ व्यंजन प्लस 4 ऊष्मीय व्यंजन, यानी 25 और 4 29 और 29 और 4 33। यानी इस प्रकार से ये 33 व्यंजन होते हैं। 33 व्यंजन, 25 स्पर्शीय व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 ही ऊष्मीय व्यंजन। इस प्रकार से ये कुल मिलाकर के 33 व्यंजन हो जाते हैं। तो ये तो थे 33 व्यंजनों का वर्गीकरण। अब व्यंजनों का वर्गीकरण जो है वो 2 आधारों पर माना गया है। यानी ये व्यंजन जो है इनको 2 आधारों पर बांट दिया गया है, ये 33 व्यंजनों को। अब व्यंजनों का जो वर्गीकरण है ये 2 आधार इसके माने गए हैं, और वो 2 आधार कौन से हैं। पहला है उच्चारण स्थान के आधार पर, यानी व्यंजनों को जो बांटा गया है उनको 2 आधारों पर बांटा गया है। इसके 2 आधार माने गए हैं। पहला है उच्चारण स्थान के आधार पर और दूसरा है उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। पहला है उच्चारण स्थान के आधार पर और दूसरा है उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। इस प्रकार से इनका वर्गीकरण जो है वो 2 प्रकार से किया गया है, उच्चारण स्थान और उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर, यानी ये जो व्यंजन है इनका उच्चारण स्थान किस प्रकार से है, कहाँ से उच्चारित होते हैं, इनका जो स्वर तंत्र के अंदर उच्चारण स्थान है। जैसे हमने स्वरों के बारे में पढ़ा था, उच्चारण स्थान के बारे में, स्वरों का कंठीय, तालव्य, मूर्धन्य, ओष्ठीय, कंठ तालव्य, कंठ ओष्ठीय, ये जो वर्गीकरण हमने उच्चारण स्थान जो है वो स्वरों के बारे में पढ़ा था कि भी ए और आ जो है वो कंठीय होते हैं, और उसके बाद में जो है ई और ई जो है वो तालव्य होते हैं। तो इस प्रकार से जब हमने स्वरों के बारे में पढ़ा, उच्चारण स्थान उनका पढ़ा, उसी प्रकार से हम व्यंजनों के उच्चारण स्थान की अगर हम बात करते हैं तो उसको इस प्रकार से हम पढ़ेंगे कि सबसे पहला जो है वो है कंठीय, दूसरा है तालव्य, तीसरा है मूर्धन्य, चौथा है दंतीय और 5वां है ओष्ठीय। यानी इसमें ये दंतीय आ जाता है जो स्वरों के अंदर नहीं था, ये हो जाता है। और मैंने जैसा कि आपको पूर्व में समझाया था कि स्वरों का उच्चारण स्थान जब हमने किया था उस समय मैंने आपको समझाया था कि ये जो हमारा स्वर यंत्र है इसको हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से नीचे से, और जो वर्णमाला है उसमें ऊपर से। तो इसमें भी वही फॉर्मूला चलेगा हमारा कि यहाँ हम कंठ, तालु, मूर्धा, दंत्य, ओष्ठ्य, नासिक्य, इस प्रकार से इसको बांटेंगे हम। और वर्णमाला के अंदर हम ऊपरी क्रम से चलेंगे, यानी वर्णमाला के अंदर हम ऊपरी क्रम को अगर ध्यान में रखें तो सबसे पहले कौन सा वर्ग आता है, कै वर्ग आता है। ऊपरी वर्ग कौन सा है, सबसे पहला वर्ग कै वर्ग आता है, यानी कै, ख, ग, घ, अंग, ये वर्ग आता है। तो ये वर्ग यानी ये ऊपर से, यहाँ वर्णमाला में तो ऊपर से और यहाँ नीचे से, यानी कंठ, सबसे पहले क्या आएगा, कंठ। तो कंठीय यानी कै वर्ग के जो 5 वर्ण हैं, यानी कै, ख, ग, घ, अंग, इनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठीय है। यानी कै वर्ग का उच्चारण स्थान कंठीय है। और है यानी कै वर्ग प्लस में क्या लगा दिया इसके, है, यानी है जो है वो क्या है, ऊष्मीय व्यंजन है। यानी ऊष्मीय व्यंजन है जो है वो कंठीय है, प्लस कै वर्ग जो है वो क्या है, कंठीय है। अब हम इसको अगर ध्यान में न रहे तो हम इसका उच्चारण स्थान इसको बोल करके भी हम जो है वो देख सकते हैं कि इसका उच्चारण स्थान कहाँ से हो रहा है। तो देखिए क, ख, ग, घ, अंग, है, अब इनका उच्चारण स्थान सीधा कंठ से हो रहा है। इसमें किसी भी प्रकार से जीवा जो है वो नहीं हिल रही है, न होठ हिल रहे हैं, सीधा कंठ से ये उच्चारित हो रहे हैं। तो ये कंठीय व्यंजन होंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं तालव्य की। तालव्य व्यंजन जो है ये क्या है, यानी इसमें क्या आएगा, चय वर्ग पूरा आएगा। यानी चय वर्ग कौन सा, चय, छ, ज, झ, इ,
ये चय वर्ग जो है वो पूरा आएगा और इसके बाद में चय वर्ग के साथ शय संकर वाला और ये तालव्य में आएगा, यानी चय वर्ग पूरा और शय और है, ये जो है वो तालव्य के अंतर्गत आएंगे। अब इनको बोल करके हम देख सकते हैं चय, छय, जय, झय, ईय और शय और ये जो है किसके अंतर्गत आएंगे? तालव्य के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं मूर्धन्य की, तो मूर्धन्य के अंदर कौन से आएंगे? तो टय वर्ग पूरा, मूर्धन्य के अंदर क्या होगा? टय वर्ग पूरा आएगा मूर्धन्य के अंदर, यानी टय, थ, ड, ढ, अण, टय, थ, ड, ढ, अण, ये टय वर्ग पूरा आएगा और शय षटकोण वाला और रे, ये जो है वो मूर्धन्य के अंदर आएगा, यानी टय वर्ग प्लस में क्या? शय और रे, ये जो है ये मूर्धन्य वर्ण कहलाएंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं दंत्य की, यानी हमारी जीवा जो है वो दांतों के टकराएगी। दंत्य तय, थ, द, ध, न, ये दंत्य है, तय, थ, द, ध, न। और इसके साथ ही इसने क्या जोड़ दिया कि तय वर्ग तो पूरा प्लस स और ल भी जो है वो किसके अंतर्गत आएगा? दंत्य के अंतर्गत आएगा। उसके बाद में ओष्ठीय व्यंजन क्या होंगे? ओष्ठीय व्यंजन में प वर्ग पूरा आएगा और व आएगा साथ में, प्लस में क्या? व, प वर्ग पूरा और प्लस में व। अब देखो इसकी खास बात क्या है, हम इसको उच्चारित करके देख सकते हैं। प वर्ग जो है, प वर्ग के अंदर अगर हम बात करें, प वर्ग को जब उच्चारित करेंगे तो हमारे होठ जो है वो आपस में टकराएंगे। एक होठ को पकड़ करके, यानी दूसरे के टच नहीं होने देना है, दूसरे को स्पर्श नहीं होने देना है, होठों को आपस में स्पर्श नहीं होने देना है। और यदि हम प वर्ग बोलेंगे तो हमसे बोला नहीं जाएगा। प, फ, यानी होठ हमारे आपस में स्पर्श होंगे, प, फ, ब, भ, म। और इसकी अपेक्षा अगर कंठीय की बात करते हैं, है, क, ख, ग, घ, अंग, इसमें नहीं हो रहा है ना, होठ नहीं टच हो रहे। लेकिन प वर्ग जब बोलेंगे तो आपस में होठ जो है वो टकराएंगे, तो इससे ये ओष्ठीय हैं, यानी इनका उच्चारण स्थान होठों से होता है, होठ साथ में रहते हैं। प वर्ग प्लस व, ये ओष्ठीय कहलाएंगे। और फिर एक विशेष ध्यान में रखने वाली बात यह है कि है जो वर्ग है, यानी है को हमने किस में शामिल किया? कंठीय में शामिल किया। लेकिन साथ में ये नोट की बात यह है कि है वर्ग जो है उसका उच्चारण स्थान अलीजीवा होता है। है वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? अलीजीवा होता है, क्योंकि इसके अंदर ध्वनि जो है वो पेट से निकलती है सीधी। और इसकी खास बात यह है कि इसको गूंगा व्यक्ति भी बोल सकता है, यानी जो बोल नहीं सकता है वो भी यानी जो गूंगा व्यक्ति है वो भी इसको उच्चारित कर सकता है। ये इसकी एक विशेष बात है कि गूंगा व्यक्ति भी इसको बोल सकता है। तो ये क्या है? सीधा पेट से उच्चारित होता है, अलीजीवा इसका उच्चारण स्थान होता है। तो ये बात थी हमारी उच्चारण स्थान के आधार पर, कि उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन जो है वो कंठीय, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठीय, ये जो है इस प्रकार से ये उच्चारण स्थान के आधार पर इनके भेद किए गए हैं। अब बात करते हैं हम उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, कि उच्चारण प्रयत्न के आधार पर जो है वो व्यंजनों को किस प्रकार से हम समझेंगे, किस प्रकार से इनको बांटा गया है। तो उच्चारण प्रयत्न के आधार पर भी इनको दो भागों में, यानी दो उपभेद बना दिए गए हैं इसके। पहला है आभ्यंतर प्रयत्न, पहला तो क्या है? आभ्यंतर प्रयत्न, और दूसरा है बाह्य प्रयत्न। यानी एक तो आभ्यंतर मतलब अंदर से प्रयत्न, और दूसरा बाह्य प्रयत्न, बाहर का प्रयत्न। तो हम ये कह सकते हैं कि आभ्यंतर प्रयत्न जो है उसके भी कई अन्य उपभेद जो है वो बना दिए गए हैं। इनको हम बिंदुवार समझेंगे कि किस प्रकार से आभ्यंतर प्रयत्न। तो आभ्यंतर प्रयत्न के अंदर स्पर्श व्यंजन को 16 माना गया है। कितने? 16। जबकि हमने पहले क्या पढ़ा? स्पर्शीय व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। यानी इसके अंदर ये अंग, इ, अण, न, म, इनको भी शामिल किया गया था, लेकिन इसने इसके और विस्तृत रूप से अध्ययन करवाने के तौर पर, या हम कहें कि बारीकी से समझने के तौर पर, इसको और ज़्यादा टुकड़ों में बांट दिया। और इसने कहा कि स्पर्श व्यंजन जो है वो कितने होते हैं? 16 मान लिया। स्पर्श व्यंजन कितने माने? 16 मान लिए हैं। और 16 कौन कौन से? क, ख, ग, घ, त, थ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ। यानी इसमें प्रत्येक वर्ग का जो 5वां वर्ण है, यानी अंग, इय, ण, न, म, इनको जो है इसने हटा दिया है। यानी इसमें से इसने
प्रत्येक वर्ग के 5वें वर्ण को हटा दिया है तथा साथ ही इसने क्या किया, जो चय वर्ग है इस चय वर्ग को भी इसने हटा दिया है। यानी 4 तो चय वर्ग के गए, यानी 5 चय वर्ग के हो गए और बाकी 1 2 3 4 ये हो गए। 9 को हटा करके इसने कितने मान लिए, 16 मान लिए हैं। यानी स्पर्श व्यंजन कितने, 16, इसने 16 माने हैं। कौन कौन से, कै ख ग घ घ, यानी कै वर्ग के 4, तय वर्ग के 4, तय वर्ग के 4 और पै वर्ग के 4, यानी ये 16 जो है इसने स्पर्श व्यंजन माने हैं। इसके बाद इसने जो चय वर्ग को हटाया था, चय वर्ग के 4 इसने हटाए थे, उसको इसने कहा है कि स्पर्श संघर्षी, यानी स्पर्श तो हैं वो स्पर्शीय व्यंजन तो हैं, लेकिन इसके उच्चारण में संघर्ष होता है। स्पर्श संघर्षी, संघर्षण होता है इसमें, स्पर्श संघर्षी माना है उनको। तो स्पर्श संघर्षी कितने हो गए, 4। यानी स्पर्श, इसको अलग से बता दिया इसने, इसमें शामिल नहीं करके इसको अलग से मान लिया। स्पर्श संघर्षी भी इसने अलग से 4 माने हैं। कौन कौन से, चय छ जय झ, यानी जो 4 चय वर्ग के इसने शामिल नहीं किए थे उनको इसने अलग से स्पर्श संघर्षी नाम दे करके चय छ जय झ के अंदर इसको बांट दिया है इसने। फिर उसके बाद में इसने प्रत्येक वर्ग का जो 5वां वर्ण टाला था, यानी हम अगर इसके आधार पर समझें तो इसने कै वर्ग को शामिल किया लेकिन अंग को शामिल नहीं किया। इसने चय वर्ग को पूरा का पूरा शामिल नहीं किया। तय वर्ग के अंदर अणय को हटा दिया, तय वर्ग के अंदर नय को हटा दिया, पै वर्ग के अंदर मै को हटा दिया। यानी इस पूरे वर्ग को हटा दिया और इनको हटा दिया इसने, और इसने नाम दे दिया स्पर्श व्यंजन, यानी 16 मान लिए इसने स्पर्श व्यंजन। उसके बाद में चय वर्ग को जो हटाया था उसको इसने स्पर्श संघर्षी नाम दे करके इसके 4 शामिल कर लिए, चय छ जय झ को शामिल करके इसने नाम दे दिया स्पर्श संघर्षी। और उसके बाद में जो प्रत्येक वर्ग का जो इसने 5वां वर्ण जो अलग से रखा था, 5वें वर्ग को शामिल नहीं किया, यानी प्रत्येक वर्ग के 4-4 लिए थे इसने, लिए थे कि नहीं, प्रत्येक वर्ग के 4-4 लिए, और इसमें इसने 5वां जो वर्ण था, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण, उसको टाल दिया था, अलग कर दिया था। उसको इसने तीसरे नंबर पे रख करके क्या कहा, उसको अलग से इसका उच्चारण स्थान दे करके इसने कहा नासिक्य व्यंजन। यानी ये और उचित भी है क्योंकि इन वर्णों का उच्चारण स्थान जो है वो मुख के साथ साथ नाक से भी होता है, इसलिए इसने इसको नाम दे दिया नासिक्य व्यंजन। और नासिक्य व्यंजन कितने माने इसने, 5, यानी प्रत्येक वर्ग का, यानी स्पर्शीय व्यंजन जो है, स्पर्शीय व्यंजन 25 थे और 25 में से इसने प्रत्येक वर्ग, 25 कितने, 5-5 के वर्ग थे, 5-5 के 5 वर्ग यानी कुल 25 वर्ण थे, 25 व्यंजन थे। और उन 25 व्यंजन यानी 5 प्रत्येक वर्ग का 5वां, यानी कि 5 हटा दिए उसने, 5 अलग कर दिए तो ये 5 हो गए। यानी नासिक के व्यंजन जो है वो कितने हैं, 5 हैं। नासिक के व्यंजन कितने, 5। और 5 कौन कौन से, अंग, इय, ण, न और मैं। अंग, इय, ण, न, मैं, ये 5 जो हैं वो किसके अंतर्गत लिए गए, नासिक के व्यंजन के अंतर्गत लिए। उसके बाद में इसने चौथा जो कहा वो अंतस्थ व्यंजन कहा। अंतस्थ यानी इसको भी इसने 4 भागों में बांट दिया, और अंतस्थ थे ही 4। कौन कौन से, य, र, ल, व। अंतस्थ कितने थे, 4, य, र, ल, व। तो इसने ये कहा अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। ये हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद में इसने कहा संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन जो है वो कौन कौन से माने इसने, ये जो है श, श, स और है, ये ऊष्मीय व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहलाए। स और है, ये 4 हो गए, यानी ये 4 हैं कुल। और उसके बाद उत्क्षिप्त व्यंजन अड़े और ढ, ये जो है वो 2 उत्क्षिप्त व्यंजन माने हैं। अब इनका जब उच्चारण करते हैं उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त संस्कृत का शब्द है और इसके टुकड़े करते हैं हम उत और क्षिप्त, मतलब उठना और गिरना, यानी जिनके उच्चारण में हमारी जिह्वा जो है वो उठे और तुरंत गिर जाए तो वो उत्क्षिप्त हो गए। तो अड़े, अड़े का जब उच्चारण करेंगे तो अड़े, ढ, अड़े, ढ, तो ये जो है ये ढ, 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 तो ये इसमें जिह्वा जो है वो उत्क्षिप्त होती है। इस ये 2 हो गए, इनको उत्क्षिप्त व्यंजन के अंतर्गत लिया गया है। तो अब देखिए ये कितने, 16 स्पर्शीय व्यंजन कितने, 16। स्पर्श संघर्षी कितने, 4। नासिके व्यंजन कितने, 5। अंतस्थ व्यंजन कितने, 4। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कितने, 4। और उत्क्षिप्त व्यंजन कितने, 2। इस प्रकार से इसने बांटा है। तो 16 और 4 20, 20 और 5 25, 25 और 4 29, 29 और 4 33, 33 और 2
35 बना दिए, यानी 35 किस प्रकार से बने, तो ये अडे और डे जो है ये हिंदी वर्णमाला में शामिल नहीं है भाई। जब व्यंजनों को हम पढ़ेंगे तो ये नहीं है। अब देखो इसमें भी थोड़ी सी बात बता देता हूँ मैं आपको कि कई अध्यापक व अध्यापिकाएं जो हैं वो आज भी इसी परिपाटी पर चली हुई हैं कि इसका उच्चारण जो है वो अड़े ही बोलती हैं या बोलते हैं। जैसे बच्चों को, छोटे बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो वो क्या बोलते हैं, कैसे कबूतर, खैसे खरगोश, गैसे गमला, गैसे घड़ी, अड़े खाली, क्या बोलेंगे, अड़े खाली। जबकि ऐसा नहीं है, ये अड़े नहीं है, ये अंगे है। ये तो क्या है, अंगे है, और ये क्या है, अड़े। यानी इसमें अंतर क्या है, अंगे जो होगा उसमें यहाँ बिंदी लगेगी और अड़े जो होगा उसमें नीचे लगेगी। जैसे सड़क नाम लिखते हैं तो ऐसे लिखा जाएगा सड़क, अड़े। अब ये जो अड़े है, ये अड़े जो है वो हिंदी वर्णमाला में नहीं है, ये आगत वर्ण है, आया हुआ है, और उत्क्षिप्त व्यंजन भी इसको कहा जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं, ये हो गया हमारा उच्चारण प्रयत्न के आधार पर जो दो उपभेद हमने किए थे, आभ्यंतर परिवर्तन और बाह्य परिवर्तन। तो आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत हमने इनको पढ़ा है कि ये स्पर्श व्यंजन, स्पर्श संघर्षी, नासिक्य, अंतस्थ संघर्षी व्यंजन और उत्क्षिप्त व्यंजन, इनको हमने पढ़ा। अब हम बात करते हैं बाह्य प्रयत्न के आधार पर। तो बाह्य प्रयत्न के आधार पर जो है वो दो भागों में बांट दिया गया है कि बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर। पहला भेद क्या बताया, स्वर तंत्री में, हमारा जो स्वर तंत्र है उसमें कंपन के आधार पर जो है वो बाह्य परिवर्तन के अंतर्गत स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर एक तो, और दूसरा है सांस वायु की मात्रा के आधार पर, यानी किस वर्ण के उच्चारण में हमारा जो स्वर तंत्र है उसमें कितना कंपन होता है, उस कंपन के आधार पर एक तो ये मान लिया, और दूसरा क्या, सांस वायु की मात्रा के आधार पर, यानी हमारे किस वर्ण के उच्चारण में कितनी जो है वो श्वास वायु लग रही है, तो उसमें भी जो है उसके आधार पर। तो स्वर तंत्री के अब इनके उपभेद कर दिए गए हैं पुनः कि स्वर तंत्री के आधार पर जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला सघोष और दूसरा अघोष, यानी सघोष, इसको हम घोष भी कह सकते हैं, सघोष या घोष, यानी घोष यानी घोषणा, कंपन होना, गूंजना। तो सघोष मतलब जिसमें कंपन हो, गूंज हो, स्वर तंत्री में जब इसका उच्चारण किया जाए तो उसमें घोषणा हो, कंपन हो, तो वो क्या कहलाएंगे, सघोष कहलाएंगे। और सघोष कौन कौन से होंगे, तो सघोष जो है वो 20 होते हैं। कितने होंगे, 20, यानी वर्णमाला के अंदर सघोष कितने हैं, 20 हैं, और 33 में से 20 हैं सघोष। कौन कौन से, यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा कौन सा है, तो देखिए प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। अब देखिए ये वर्ग है, क, ख, ग, घ, अंग, यानी एक वर्ग के अंदर 5 वर्ण हैं, और 5 वर्णों में से इसने क्या कहा कि तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी क वर्ग का ग, घ, अंग। इसी प्रकार से च वर्ग का ज, झ, य, ट वर्ग का ड, ढ, अण, और त वर्ग का द, ध, न, प वर्ग का ब, भ, म। यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो है वो क्या कहलाएगा, सघोष कहलाएगा। फिर इसने ये कहा कि य, र, ल और व, यानी य, र, ल और व, ये भी क्या कहलाएंगे, सघोष कहलाएंगे। यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी 3, 3, 6, 3, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, ये जो है क्या कहलाएंगे, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा जो है वो क्या कहलाएगा, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, य, र, ल, व और है किसके अंतर्गत शामिल होंगे,
ये होंगे सघोष व्यंजन, यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और य, र, ल, व और है ये सघोष कहलाएंगे। और उसके बाद में इसी का एक उपभेद है अघोष, मतलब जिनमें के उच्चारण में स्वर तंत्री में कंपन नहीं होता है वो क्या कहलाएंगे? अघोष। तो अघोष मतलब पहला, अब देखो तीसरा, चौथा, पांचवा तो सघोष हो गया, तो बच गया कौन सा? पहला दूसरा बच गया, यानी पहला दूसरा प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो है वो क्या कहलाएगा? अघोष कहलाएगा। और स मतलब तीनों श जो हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे? अघोष के अंतर्गत आएंगे। तो देखिए क और ख, च और छ, ट और ठ, त और थ और प और फ ये क्या कहलाएंगे? अघोष कहलाएंगे। और तीनों श यानी स और श, तीनों स जो है वो भी क्या कहलाएंगे? अघोष कहलाएंगे। तो सघोष और अघोष। अब इसको याद रखने के लिए सीधे तौर पर आप एक ध्यान रखें, सघोष 345, 345 का मतलब तीसरा, चौथा, पांचवा, अघोष 12, अघोष 12 यानी पहला दूसरा, ये ध्यान में रखें। और उसके बाद में सीधा सीधा य, र, ल, व, य, र, ल, व और एक है, ये होंगे सघोष। और स ये होंगे अघोष। अब उसके बाद में सांस वायु की मात्रा के आधार पर भी दो उपभेद माने गए हैं। सांस वायु की मात्रा के आधार पर भी दो उपभेद बना दिए गए, जिसमें पहला है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। अल्प प्राण यानी जिसमें प्राण वायु कम लगे वो क्या होगी? यानी जिसके उच्चारण में वायु जो है वो कम लगे वो तो क्या होगा? अल्प प्राण। और जिसके उच्चारण में वायु जो है वो ज़्यादा लगे वो क्या होगा? महाप्राण होगा। तो इसलिए अल्प प्राण और महाप्राण यानी जिनके उच्चारण में वायु कम लगती है वो अल्प प्राण होते हैं, और जिनके उच्चारण में वायु अधिक लगती है वो महाप्राण होते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखने के लिए हम क्या करेंगे कि अल्प प्राण 135, जैसे सघोष 345, अल्प प्राण 135, महाप्राण 24। अब 135 का मतलब क्या हुआ? 1, 3, 5 यानी प्रत्येक वर्ग का